हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जेएस में। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 6 सितंबर के तीनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं तीनों शिफ्टों के जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, देख लेते हैं आज के तीनों शिफ्टों में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जेएस के। तो गाइज अपन शिफ्ट वाइज चलेंगे, सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट, फिर सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि और मैंने सभी शिफ्टों को मतलब क्रम वाइज जमा रखा है और क्रम वाइज से अपन तीनों शिफ्टों का एनालिसिस देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट में 6 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जेएस के। तो 6 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन है, सोंगी मुखौटा नृत्य किस राज्य में किया जाता है। तो ये महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है, तो महाराष्ट्र राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र का सोंगी मुखौटा नृत्य भारत की समृद्ध लोक नृत्य संगीत परंपरा का एक अनूठा उदाहरण है। यह मुखौटा नृत्य महाराष्ट्र में चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन देवी की पूजा के साथ किया जाता है और इस नृत्य में दो कलाकार नरसिम्हा का रूप धारण कर इस नृत्य को करते हैं। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है। तो आर के नारायण, आर के नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्हें उज्जैव कब प्रकाशित हुआ, तो 1958 में ये प्रकाशित होता है और इस उपन्यास ने 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो अनुच्छेद 74 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 74 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो मंत्रिपरिषद से संबंधित है। और अनुच्छेद 75 की बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी अनुच्छेद 75 के अनुसार, और प्रधानमंत्री सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। तो यह अनुच्छेद 75 में बताया रखा है। इस बार आता है अनुच्छेद 77, भारत सरकार के कार्यों के संचालन से संबंधित है। इस बार आता है अनुच्छेद 78, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंधित प्रधानमंत्री कर्तव्य से संबंधित है अनुच्छेद 78। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, अम्बुबाची मेला कहाँ पर लगता है। तो असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या माता के मंदिर में पड़ता है। तो कामाख्या माता का मंदिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम के अन्य मेलों और त्योहारों की बात करें तो इसमें बिहू फेस्टिवल, में दममेपी फेस्टिवल और मांजुल फेस्टिवल, देहिंग पटकाई फेस्टिवल, काजीरंगा एलिफेंट फेस्टिवल और अली एलिगंग फेस्टिवल भी इसमें शामिल है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई से लेकर गोवा तक कौन सा तट है। तो कोकण तट है, कोकण तट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी लंबाई कितनी है, 720 किलोमीटर ये लंबा समुद्र तट है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और पश्चिमी तट ये पट्टी जो दक्षिण से गोवा से भारत के सबसे दक्षिण किनारे कन्याकुमारी तक जाती है उसे मालाबार तट कहा जाता है। इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु राज्य में विस्तृत एक तटीय मैदान को कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसमें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्य शामिल है और इस क्षेत्र में 3 खंड, तट के उत्तरी भाग को कोकण तट यानी मुंबई गोवा वाला कहा जाता है। इस मध्य खंड को करावली कहा जाता है और जबकि दक्षिणी खंड को मालाबार तट कहा जाता है। और इसके उत्तरी भाग में 2 खाड़ियां हैं जिसे खंभात खाड़ी और कच्ची खाड़ी कहा जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना उत्तर से दक्षिण तक किसको जोड़ता है। तो ये 4 मेट्रो शहरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के 4 मेट्रो शहरों यानी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई इनको जोड़ता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह 5846 किमी की लंबाई के साथ ये भारत में सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है और यह दुनिया में 5वीं सबसे लंबी परियोजना है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और इस परियोजना की योजना 1999 बनाई गई थी, जिसे 2001 में लॉन्च किया गया था और 2012 में इसको पूरा कर दिया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर WPL यानी वुमेन प्रीमियर लीग जीता है। तो दिल्ली कैपिटल को हराकर जीता है। तो दिल्ली कैपिटल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान कबड्डी कब जीता था। तो कबड्डी विश्व कप 2020 वाला जीता था। तो 2020 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान पहली बार कबड्डी विश्व चैंपियनशिप बना और इसमें रनर अप कौन रहा था। तो इसमें इंडिया रनर अप रहा था, यानी इंडिया को हराकर इसने मतलब पाकिस्तान में मतलब हॉकी का विश्व कप, कबड्डी विश्व कप जीता था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इस बात करें 4 खिताब भारत ने मतलब पाकिस्तान ने 4 खिताब जीते हैं किसके, हॉकी के। तो जो 1971 में, 1978 में, 1982 में और 1994 के साथ पुरुष हॉकी विश्व कप में पाकिस्तान सबसे सफल देश रहा है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो दिल्ली के फिरोज कोटला में हुई थी। तो फिरोज कोटला इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने की थी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव थापा ने इसकी स्थापना की थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और इससे का पहले नाम क्या था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका पहले नाम था। इसकी स्थापना की बात करें तो अक्टूबर 1924 में कानपुर में रामप्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सान्याल ने इसका स्थापना की थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश सरकार ने दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कौन सी योजना चल रही है? तो नंद बाबा दुग्ध मिशन चलाया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो दूध उत्पादकों को उचित मूल्य पर डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से अपना दूध बेचने के अवसर प्रदान करके सशक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इस योजना का नाम नंद बाबा पर रखा गया है क्योंकि नंद बाबा विश्व के सबसे बड़े उत्कृष्ट गोपालक, दूध संग्रह, सर्वश्रेष्ठ माखन उत्पादक एवं भगवान श्री कृष्ण के पालक थे। उनके पास 9 लाख गाय थी, तो उन्होंने लोगों को अपनी जीविका चलाने के लिए 2 लाख गायों का दान भी किया था। और साथ ही वो सर्वश्रेष्ठ दुग्ध उत्पादक, संग्रहकर्ता, प्रशंसक एवं उपभोक्ता भी थे। इसी सबको ध्यान में रखकर इस योजना का नाम नंद बाबा दुग्ध मिशन रखा गया है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं से क्वेश्चन पूछा गया था, पूरा क्वेश्चन नहीं मिला है, तो इसके अपन इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। तो FI वित्तीय कंपनियां उन लोगों को छोटे ऋण प्रदान करती है जो समाज के वंचित कमजोर वर्गों से हैं तथा जिनके पास बैंकिंग सुविधाओं तक पहुँच उपलब्ध नहीं है, उनको यह ऋण प्रदान करती है। और सूक्ष्म वित्त संस्थाएं उन कंपनियों को कहा जाता है जो निम्न आय वर्ग के लोगों को अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज उपलब्ध कराते हैं, उन्हें सूक्ष्म वित्त संस्थाएं कहा जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो से क्या तात्पर्य है? तो एल नीनो एक गर्म जलधारा जिसके आगमन पर सागरीय जल का तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तो उसे एल नीनो जलधारा कहा जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन पूरे देश में संविधान को लागू किया गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणतंत्र दिवस इसलिए भी 26 जनवरी को मनाते हैं क्योंकि इसी दिन वर्ष 1930 में भारतीय नेशनल कांग्रेस ने देश को पूर्ण रूप से आज़ाद होने की घोषणा की थी एंड पूर्ण स्वराज घोषित किया था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और 74वां गणतंत्र दिवस जो 2023 में मनाया गया है, उसके मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति रहे थे जिनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी, इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार मानव विकास सूचकांक HDI में भारत के रैंक वर्ष 2022 में क्या थे? तो 2022 में 191 देशों में से भारत 132वें स्थान पर आता है, 132 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पिछले वर्ष की तुलना में यानी 2021 UNDP के द्वारा जारी 2021-22 के लिए जारी गई कई मानव विकास रिपोर्ट में भारत 130 स्थान से पिछलकर 132वें स्थान पर आ चुका है। जो 2021 वाली थी उसमें कितनी थी? 130वें स्थान पर था, जो पिछलकर यानी 2 रैंक अब पीछे जा चुका है, यानी 2 रैंक अपन गिर चुके हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रोमीन का परमाणु संख्या क्या होती है? ब्रोमीन की परमाणु संख्या 35 होती है और इसका रासायनिक प्रतीक Br होता है। और यह कमरे के तापमान पर एक अस्थिर लाल भूरे रंग का तरल है जो समान रंग का वाष्प बनाने के लिए आसानी से वाष्पित हो जाता है, ये ऐसा पदार्थ होता है, तो ये पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा कथन गलत मिलान है? तो भाई इसमें खिलाड़ी और उनकी आत्मकथा का नाम दे रखा था, तो युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम दे रखा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये तो ये बिल्कुल सही है। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा यहाँ पे दे रखा, सचिन तेंदुलकर की जगह किसी और का खिलाड़ी का नाम दे रखा था यहाँ पे, और प्लेइंग इट माई वे पुस्तक का नाम दे रखा था, तो ये प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर की है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें सचिन तेंदुलकर की जगह किसी और खिलाड़ी का नाम दे रखा था। इस बार दे रखा था कपिल देव की आत्मकथा, ये स्ट्रेट फॉर्म द हार्ट, ये कपिल देव की आत्मकथा है। और एक ऑप्शन मुझे नहीं मिला, वो भी सही था, लेकिन ये वाला अपना राइट आंसर हो जाता है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत किस अधिनियम से संबंधित है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से संबंधित है, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 में ये सूचीबद्ध है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 आयरलैंड के संविधान से सामग्री और दिशा के आधार पर उन्हें आमतौर पर 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। वो प्रकार कौन कौन से? समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत, इनमें इनको वर्गीकृत किया गया है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किसने नई ताल प्रणाली के लिए त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी नाम दिए हैं? तो भाई ये दिए हैं मंगलपल्ली और बाला मुरली कृष्णा ने ये नाम दिए हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कौन है? तो एक कर्नाटक गायक, बहुवाद्यंत्र वादक और एक पार्श्व गायक है, तो ये पे आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 31 अगस्त 2021 तक भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं संगीत नाटक अकादमी के अनुसार? तो भाई 8 नृत्य हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा भारत में 9 शास्त्रीय नृत्यों को दर्जा दिया गया है, 6 नृत्यों को भी ये शास्त्रीय नृत्य मानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर संगीत नाटक अकादमी के अनुसार पूछा गया था, तो 8 अपना राइट आंसर हो जाता है। 6 को सांस्कृतिक मंत्रालय ने शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है, लेकिन संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इसे अर्धशास्त्रीय नृत्य कहा
जाता है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और इसके बाद बात करें शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से है, तो भरतनाट्यम में कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम में कथकली, मणिपुरी, सत्रिय है, ओडिसी नृत्य, कथक नृत्य, ये सभी शास्त्रीय नृत्य। और शास्त्रीय भाषा की बात करें तो वो कौन कौन से, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और ओडिसी, ये शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूकारी विभाजन किसे कहते हैं, तो क्या न्यूकारी विभाजन अर्धसूत्री का विभाजन को कहा जाता है, तो अर्धसूत्री का विभाजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन एक प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसमें कोशिकाओं के में गुणसूत्र संख्या कम हो जाती है और जिसमें परिणामस्वरूप अगुणित कोशिकाएं बनती है, तो इसे अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। और कोशिकाएं खोज की बात करें तो 1665 में की गई थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा सबसे पहले कोशिकाएं खोज की गई थी मृत कोशिका की, और एंटोनी लियोनो के द्वारा 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिकाएं खोज की गई थी, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्र गोप्टर किस धर्म या भाषा से संबंधित है, तो फारसी धर्म और गुजराती भाषा से संबंधित है, तो फारसी धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। दादाभाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, जो ब्रिटिश भारत में सांसद बनने वाले प्रथम भारतीय थे, इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और दादाभाई नौरोजी ने ही देश के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय का आई का अनुमान लगाया था, इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। दादाभाई नौरोजी ने कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1904 में छोरा शब्द का इस्तेमाल किया था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नमक सत्याग्रह कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को हुआ था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 13वीं महिला का सीनियर हॉकी चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर हुआ था, तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में होता है, तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रतियोगिता मध्य प्रदेश विजेता रहे थे महाराष्ट्र को हराकर, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और यहाँ पे अपने पास शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जल डमरू मध्य अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है, तो जिब्राल्टर जल संधि करती है, तो जिब्राल्टर जल संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये लाल सागर, अदनी खाड़ी को और स्वेज नहर अफ्रीका को एशिया से अलग करती है, ये इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और भूमध्य सागर और जिब्राल्टर जल डमरू मध्य अफ्रीका को यूरोप से अलग करते हैं, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और गैज कोई और अपन कुछ इंपॉर्टेंट जल डमरू मध्य देख लेते हैं जो निम्न सागरों को और देशों को अलग अलग करते हैं, महाद्वीपों को अलग करते हैं, तो यहाँ से भी एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी अपन देख लेते हैं। तो मलक्का जल डमरू मध्य किसको अलग करता है, तो ये मध्य मतलब किस किस के मध्य है, तो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच स्थित है, और इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में स्थित है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पाक मतलब नेक्स्ट अपना जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य ये पाक खाड़ी और बंगाल खाड़ी के बीच स्थित है, और ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, और ये पाक खाड़ी और बंगाल खाड़ी को अलग करता है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस बाद आता है सुंडा जल डमरू मध्य, ये जावा सागर और हिंद महासागर को अलग करता है, और इंडोनेशिया में स्थित है, इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस बाद आता है अपना बाब अल मनदेव जल डमरू मध्य, यह लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच में स्थित है, मतलब इन दोनों को अलग करता है ये, और यमन जिबूती के बीच में ये स्थित है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस बाद आता है अपने पास बास जल डमरू मध्य, ये तस्मान सागर और दक्षिण चीन सागर को अलग करता है, दक्षिण सागर को अलग करता है, और ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, कनक रेला का संबंध किससे है, तो मोहिनीअट्टम नृत्य से, मोहिनीअट्टम नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो केरल का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है। इस बाद नेक्स्ट इसके बाद बात करें तो इनको पद्मश्री से 1989 में सम्मानित किया जा चुका है, और पद्म भूषण 2013 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से 1994 में, कालिदास सम्मान 2006 में उन्हें क्लासिकल डांस क्रांति लाने का श्रेय भी दिया जाता है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है, विक्रम सेठ है, विक्रम सेठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम सेठ एक भारतीय उपन्यासकार और कवि है, उन्हें उनके उपन्यास द गोल्डन गेट यानी 1986 और ए सुटेबल बॉय 1993 के लिए जाना जाता है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह किस किस नृत्य की गुरु रह चुकी है, तो भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य की गुरु रह चुकी है, तो भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भारतीय शास्त्रीय नर्तक और मतलब भरतनाट्यम ओडिसी नृत्य गुरु रह चुके हैं, और ये अन्य शास्त्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की शैली में भी कुशल है, तो इनफेक्ट को आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधवपुर मेला किस राज्य में लगता है, तो गुजरात में लगता है, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और गाइस जिसके बाद नेक्स्ट अपन देख लेंगे भारत के महत्वपूर्ण मेले, जो अंबुबाची का मेला कामाख्या माता का मंदिर में बढ़ता है समय स्थित है, और बर्णेश्वर मेला ये डूंगरपुर महादेव मंदिर राजस्थान में बढ़ता है। इस बार चंद्रभागा मेला आता है, ये झालरापाटन झालावाड़ राजस्थान में बढ़ता है। गंगा सागर मेला गंगा सागर द्वीप पश्चिम बंगाल में बढ़ता है। पुष्कर मेला पुष्कर राजस्थान में बढ़ता है। सोनपुर मेला मवेशी ये सोनपुर बिहार में बढ़ता है। नौचंडी मेला ये मेरठ यूपी में बढ़ता है। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला ये सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा में बढ़ता है। त्रिशूर पूर्णम मेला ये बड़कनाथ मंदिर त्रिशूर केरल में बढ़ता है। मेदारम जात्रा और समक्का सलरमा जात्रा ये मेदारम वारंगल तेलंगाना में बढ़ता है। माधवपुर मेला ये माधवपुर खेड़पुरम बद गुजरात में बढ़ता है। कुंभ मेला ये नासिक उज्जैन इलाहाबाद और हरिद्वार इन 4 शहरों में बढ़ता है। तो ये सभी मेलों को पे आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से भी एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें नेक्स्ट
क्वेश्चन पूछा गया था भरतनाट्यम और कथकली नृत्य का संबंध किस शास्त्रीय नृत्यांगना से है, तो मृणालिनी साराभाई से है, तो मृणालिनी साराभाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई से शादी की थी और मृणालिनी साराभाई पद्मश्री से 1965 में और पद्म भूषण से 1992 में की प्राप्त करता है और यह वर्ष 1994 नई दिल्ली में प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया जा चुका है, तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का डाक चैनल है, तो ग्रीन चैनल ऑप्शन दे रखा था, ग्रीन चैनल इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे टोटल चैनलों की भारत के डाक चैनल में बात करें तो वो 6 चैनल है, वो कौन कौन से, इन चैनल का नाम है राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क चैनल और पीरियोडिक चैनल, ये 6 चैनल है, तो इनमें से ग्रीन चैनल ऑप्शन में आया था, तो ग्रीन चैनल अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मावट क्या है, तो ये वर्षा है जो सर्दियों के चक्रवातों के कारण होती है, मावट का अर्थ होता है शीत चक्रवात के कारण होने वाली वर्षा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट बता रहे थे मावट पूछा गया था, तो मावट भी अपन देख लेते हैं। मावट हाथी सवारी करने वाला प्रशिक्षक या देखभाल करने वाला होता है, तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा भारत संविधान का हृदय और आत्मा बताया गया और इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है जो मतलब मूल अधिकारों की रक्षा में काम आती है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फाइटोप्लांक्टन प्लांक्टन क्या है, तो गाइज ये ग्रीक शब्द फाइटो यानी पौधा और प्लैंक्टन यानी भटकने या बहने के लिए बनाया गया है, तो गाइज ये उत्पन्न फाइटोप्लांक्टन सूक्ष्म जीव जो नमकीन और ताज़ा मतलब दोनों तरह के जलीय वातावरण में रहते हैं और कुछ फाइटोप्लैंक्टन बैक्टीरिया है, कुछ प्रोटिस्ट है और अधिकांश एकल कोशिका वाले पौधे होते हैं, तो ये इसका राइट आंसर, ये पौधे इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो जलीय में तैरने वाले पौधे रहते हैं उन्हें फाइक्लोक्वाइन प्लांटकन कहा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाइटो यानी मतलब पौधा और प्लांक्टन सॉरी गाइज मतलब फाइटो यानी पौधा होता है, प्लैंक्टन यानी भटकने या बहने के लिए बनाया गया ये होता है, तो ये इसका राइट आंसर पौधा भटकने वाला पौधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है रामगुंडम सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो ये तेलंगाना में, तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, नृत्य से है, तो ये कथक नृत्य से संबंधित है, कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कौन से घराने संबंधित है, लखनऊ घराने संबंधित है, लखनऊ घराने काल का बिंदादीन घराने से, और ये 1986 में पद्म विभूषण अवार्ड मिला था और पिता का नाम इनका चंद महाराज है और चाचा का नाम शंभू महाराज है जो भी मतलब कथक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है, तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक कौन है, तो अरविंद अडिगा, अरविंद अडिगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अरविंद अडिगा ने क्रिकेट के प्रति जुनून को अपनी हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के लिए बहु विषय के रूप में चुना। सिलेक्शन डे 2016 में प्रकाशित एक खेल कथा उपन्यास है, तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना। और यहाँ पे अपने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस को, तो थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शिव कुमार शर्मा किस वाद्यंत्र से जुड़े, तो संतूर से जुड़े, संतूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिव कुमार शर्मा एक भारतीय संतूर वादक है, संतूर कश्मीर और जम्मू का एक लोक वाद्य, उन्हें संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में होता है, कलकत्ता अधिवेशन में होता है, कलकत्ता अधिवेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सौ शासन होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था, 22 मार्च 1793 को इसकी शुरुआत की थी, जिससे और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे इस्तमरारी बंदोबस्त और जमींदारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है और इस कानून को सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है। और इसे पहले कहाँ पे लागू किया गया था, इसे बंगाल और बिहार में पेश किया गया था और बाद में से मद्रास और वाराणसी में और फिर संपूर्ण देश में इसको लागू कर दिया गया था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है, भारतीय प्रति नागरिक को भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का मूल अधिकार प्रदान करता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान 1949 का अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है, जो इस प्रकार है। इसका मतलब अनुच्छेद 19A यह कहता है कि वह को अभिव्यक्ति स्वतंत्रता अधिकार है। अनुच्छेद 19 भी कहता है शांतिपूर्ण सम्मेलन भाग लेने की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 संगम या संघ बनाने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद डी भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आबाद संचरण की स्वतंत्रता का अधिकार मतलब संचरण की
स्वतंत्रता प्रदान करता है। और इसके बाद आता है भारत किसी भी क्षेत्र में निवास करने का यह प्रदान करता है। और अनुच्छेद 19F यह विलोपित व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिखमपाड़ा नृत्य किस राज्य का? तो अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिखमपाड़ा अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले की नीसी जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और भारतीय राज्य और लोक नृत्यों में प्रमुख कौन कौन से हैं? तो ये भी अपन देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों की बात करें तो छोरा, जाली, छाड़ी, धमान, छपेली, मासूर, नाटी और डांग ये सभी हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नृत्य। उत्तर प्रदेश लोक नृत्य की बात करें नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा और चेपल जेता। यह है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य की बात करें जवारा, मटकी, आड़ा, खड़ा नच, फूलपति, कीड़ा नृत्य, सेला, लारकी नृत्य, सेलब धोनी और मंच ये सभी मध्य प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य की बात करें तो भुइया, चलो, वाचो, पासी, कोंगकी, पोलुंग, पोपिर, पारमोर, झम ये सभी अरुणाचल प्रदेश के हैं। मिजोरम के लोक नृत्य की बात करें तो चेरा नृत्य, खुल्लम नृत्य, चेलम नृत्य, सवालंकी नृत्य, चावंगलाइजन नृत्य, जंग टालम नृत्य, परलाम नृत्य, सरलाम काई नृत्य, सोलंकी नृत्य, तलंगलम नृत्य ये सभी मिजोरम के लोक नृत्य हैं। और नागालैंड के लोक नृत्य की बात करें तो इसमें रंगमा, बेम्बू डांस, जेलियांग, नसुरोलियंस, गैथी, गलिम, टेमांगनेटिन और तालुली ये सभी नागालैंड के हैं। सिक्किम की लोक नृत्य की बात करें चौपट नृत्य है, सिकमरी नृत्य, सिंधी चामड़ी नृत्य या सोलोलाइन नृत्य है, याकचामच, डेन जोंग, नेहा, तासी याकुंग नृत्य है, खुकरी नाच है, चुटकी नाच है, मारुति नृत्य ये सभी सिक्किम के लोक नृत्य। और त्रिपुरा का होज्यगिरी नृत्य ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक नृत्य संबंधित कलाकार कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज है। पंडित बिरजू महाराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो बांसुरीवाद से संबंधित है। बांसुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांसुरी के प्रसिद्ध प्रमुख मतलब बांसुरी संबंधी प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से? हरिप्रसाद चौरसिया, प्रकाश सक्सेना है, देवेंद्र मुक्तेश्वर, विजय राघव राय, रघुनाथ सेठ, पन्नालाल गोसा, प्रकाश बडेरा, राजेंद्र प्रसन्ना ये सभी बांसुरी के प्रमुख वादक हैं। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 का 10वां संस्करण किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। इसमें उपविजेता पाकिस्तान रहा है। आयोजन की बात करें तो ओमान के सलालाह में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन किया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छऊ नृत्य किस राज्य का है? तो छऊ एक लोक नृत्य जो पश्चिम बंगाल, ओडिशा एवं झारखंड राज्य में प्रचलित है। और इसके 3 प्रकार से ये किया जाता है, सरायकेला छऊ नृत्य, मयूरभंज छऊ नृत्य और पुरलिया छऊ नृत्य हैं। 3 प्रकार इसके होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और इन तीनों में से एक ऑप्शन में आएगा हम अपना राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यसभा के सदस्य कौन नामित करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्व के उदाहरण क्या है? तो सरकारी कर्मचारियों का वेतन होता है। राजस्व में कर्मचारी वेतन, अतिशय ऋण, ब्याज पर भुगतान, सब्सिडी, पेंशन आदि शामिल है, जो न तो परिसंपत्तियों में वृद्धि करते हैं और नई देनदारियों में कमी लाते हैं। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दक्कन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो दक्कन मध्य भारत में एक प्रायद्वीप द्वीप स्थित है जिसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के अंतर्देशीय खंड शामिल है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पिंजरे उपन्यास किसने लिखा है? तो ये अमृता प्रीतम ने लिखा है। तो अमृता प्रीतम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये था आज के तीनों शिफ्टों का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर बार चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे आपका नेक्स्ट शिफ्टों का एग्जाम होगा और उसका एनालिसिस में लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। और आपको यदि इसका PDF देखना है तो PDF देखने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको उसका PDF भी मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।